नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के वर्षा प्रतिरूप के बारे में। उत्तराखंड में वर्षा वितरण प्रतिरूप किस प्रकार का है, यह जानने का हम आज प्रयास कर रहे हैं। हम आज की क्लास में यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में किस किस स्थान में कौन कौन सी जगहों में कितनी कितनी वर्षा होती है, कौन कौन से इलाकों में अधिक वर्षा होती है और कौन कौन से इलाकों में कम वर्षा होती है। तो कुल मिला के वर्षा के वितरण प्रतिरूप को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज द टुडेज टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, समस्त हिमालय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके अतिरिक्त नेपाल तथा पंजाब और हरियाणा में इस साल अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उत्तराखंड जैसे राज्य, हिमालय जैसे राज्य और जम्मू कश्मीर में वर्षा वितरण प्रतिरूप का अध्ययन अच्छे से करें, क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनमें से कुछ प्रश्न बनना असंभावी है और जरूर कोई क्वेश्चन इसमें बनेगा। इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम ये समझें कि उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में वर्षा किन किन इलाकों में कितनी कितनी वर्षा होती है और उत्तराखंड में वर्षा के अनुसार उसका किस प्रकार से प्रदेशीकरण किया जा सकता है। सो टुडेज क्लास डील विद द रीजनलाइजेशन ऑफ द रेनफॉल। और जब हम उत्तराखंड में वर्षा के वितरण प्रतिरूप के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस क्लास में कि उत्तराखंड में वर्षा के वितरण को कैसे समझा जाए, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। यदि एक प्रश्न आपको आईएएस के एग्जाम में आ गया, पीसीएस के एग्जाम में आ गया कि उत्तराखंड के वर्षा वितरण प्रतिरूप को समझाए, राइट अबाउट द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ उत्तराखंड, तो आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के वर्षा वितरण प्रतिरूप को समझने के लिए हम उसको तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जैसे कि लिखा गया है, ऋतुओं और महीनों के अनुसार उत्तराखंड के वितरण प्रतिरूप को हम ऋतुओं एवं महीनों के अनुसार समझ सकते हैं। दूसरा, उत्तराखंड के वितरण प्रतिरूप को हम प्रादेशिक आधार पर भी समझ सकते हैं कि किन किन प्रदेशों में कैसी कैसी वर्षा होती है। और तीसरा, उत्तराखंड के वितरण प्रतिरूप को, वर्षा वितरण प्रतिरूप को हम विशेष स्थान में प्राप्त वर्षा के आधार पर भी समझ सकते हैं। और आज की क्लास में ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप आप देख रहे हैं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मैप, इसको समझने का प्रयास करेंगे और तीनों जो हमारे वर्षा वितरण को समझने के तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऋतुओं के अनुसार, प्रादेशिक आधार पर और विशेष स्थान पर वितरण प्रतिरूप के आधार पर। तो उत्तराखंड में अगर हम वर्षा वितरण प्रतिरूप को देखें तो ऋतुओं एवं महीनों के अनुसार उत्तराखंड में अगर हम वर्षा की बात करें तो उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में सामान्यतः स्थानीय विक्षोभ द्वारा पूरे वर्ष वर्षा होती है रुक रुक कर। यानी कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय भाग है, जो हमारे मूलतः 11 पर्वतीय जिले हैं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, इन सभी जिलों में सारा वर्ष बरसात होती रहती है। और अमूमन हमारे उत्तराखंड में 30% वर्षा जो होती है वो गैर मानसूनी काल में, यानी कि 8 महीनों में प्राप्त होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थानीय विक्षोभों द्वारा माने कि लोकल टर्बुलेंस द्वारा रुक रुक कर पूरे साल में 2 या 4 दिन में वर्षा होती रहती है। और मैंने बताया कि उत्तराखंड में रुक रुक के वर्षा क्यों होती है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में वर्षा होने का मुख्य कारण जो है, उत्तराखंड में जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा होती है। क्या होती है? पर्वतीय वर्षा, जिसको इंग्लिश में बोला था ओरोग्राफिक रेन।
ओरोग्राफिक रेन को ही इंग्लिश में पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जब वायु पर्वतों से टकराती है तो उसको आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो धीरे धीरे पर्वतों के साथ ऊपर उठना शुरू कर देती है। और जैसे ही जैसे वायु पर्वतों के साथ ऊपर उठती है, उसका रुद्रोष्म ताप हास के द्वारा उसका शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे ही वायु ऊपर उठती हुई वायु शीतल होने लगती है, वो संतृप्त हो जाती है, संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है, अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो ड्यू पॉइंट पे पहुंचती है, वायु संघनित हो जाती है और संघनित होकर वह वर्षा करती है। तो यानी कि ऊपर उठती हुई पवन जो ऊपर उठ रही है, उसके ऊपर वायुदाब कम हो गया, उसका आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ने से उसका रुद्रोष्म ताप हासदर शुरू हो गया, और उसके बाद जो वर्षा हो गई, संघनन की प्रक्रिया द्वारा वर्षा होती है, उसको ही हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इसी कारण जो है पूरे उत्तराखंड में पूरे वर्ष रुक रुक कर स्थानीय विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। उत्तराखंड में अगर औसत वर्षा की बात करें, उत्तराखंड में अगर हम एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें, तो उत्तराखंड में एवरेज एनुअल रेनफॉल लगभग 147 सेंटीमीटर दर्ज किया जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में भी हम बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा 147 सेंटीमीटर के आसपास बनी रहती है। और हमको ये हमारी जो 147 सेंटीमीटर जो वर्षा है पूरे साल में 12 महीनों में प्राप्त होती है, परंतु हमारे इस 147 सेंटीमीटर की जो वर्षा जो हमें प्राप्त होती है, इसकी 100 सेंटीमीटर वर्षा, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी कि 70% वर्षा हमें मानसून के 4 महीनों में प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? मानसून के 4 महीनों में। यानी कि उत्तराखंड अपनी संयुक्त औसत वर्षा का औसत 70% केवल मानसून सीजन के 4 महीनों में प्राप्त करता है। और ये 4 महीने कौन से होते हैं? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने, जिसको पर्वतीय भाषा में, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में चौमासा भी बोला जाता है, या फिर बसग्याल भी बोला जाता है। बसग्याला महीना या फिर चौमासा, कई बार गढ़वाली में बोल जाता है चौमासा लग्यू, यानी कि बरसात के महीने हैं। यानी कि उत्तराखंड में मानसून ऋतु जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बनी रहती है। मानसून 4 महीने उत्तराखंड में एक्टिव रहता है, और इन्हीं 4 महीनों में हमारे उत्तराखंड की 70% वर्षा हम प्राप्त कर लेते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहे 100 सेंटीमीटर मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इन 4 महीनों में उत्तराखंड में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। आप इन सबको नोट्स करके, जूम करके नोट कर लें। और जो 100 सेंटीमीटर हमारी वर्षा होती है, बाकी की जो 30% हमारी वर्षा होती है, हमें पता है कि वह नॉन मॉनसून मंथ में होती है, गैर मानसून महीनों में प्राप्त होती है। यदि हम उत्तराखंड में मानसून प्रस्फोट की बात करें, उत्तराखंड में प्रथम बार मानसून कब आता है, तो लगभग 28 जून के आसपास मानसून ऋतु उत्तराखंड के शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से टकराने लगती है, और 29 से 30 जून के आसपास उत्तराखंड में मानसून आ जाता है, मानसून का आगाज हो जाता है। याद रहे 29 से 30 जून के आसपास मानसून उत्तराखंड में हो जाता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कब प्राप्त होती है? जब 30 जून को उत्तराखंड मानसून में उत्तराखंड में आ जाता है, तो उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला महीना होता है जुलाई का महीना। कौन सा होता है? जुलाई का महीना। तो याद रहे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा होता है, तो वो याद रहे जुलाई का महीना होता है। ठीक है, याद रहेगा, जुलाई का महीना उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना होता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे ऋतु के अनुसार वर्षा का अध्ययन, कि उत्तराखंड में ऋतु के अनुसार इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में वर्षा होती है। जुलाई के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून हमारे उत्तराखंड में 30 जून, 29 जून के आसपास आ जाता है। मानसून में 147, 70% वर्षा हम दर्ज करते हैं। पूरा उत्तराखंड में 70% वर्षा हम मानसून में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऋतु के अनुसार उत्तराखंड में वर्षा किस प्रकार से होती है। अगर हम दूसरा तरीका देखें
उत्तराखंड में वर्षा के वितरण को समझने का वो है प्रादेशिक आधार पर वर्षा के वितरण को समझना। अब ये प्रादेशिक आधार पर वर्षा के वितरण को समझना क्या है भाई? तो प्रादेशिक आधार का मतलब है कि उत्तराखंड को छोटे छोटे उप प्रदेशों में बांटकर उसके वर्षा के अनुसार अध्ययन किया जाए। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र और निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, इन सब में बांटकर हम अध्ययन करें। तो इस अनुसार हम देखें तो उत्तराखंड में प्रादेशिक आधार पर जो वर्षा होती है इसको समझना जरूरी है। यदि हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला, मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और आप देख रहे हैं सबसे ऊपर 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो है लगभग 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र। उसके बाद तीसरा वर्षा क्षेत्र जो है वो है 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। और चौथा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। आप इसमें आभा भी देख रहे हैं वो डेंसर होती चली जा रही है। तो उत्तराखंड में अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, हिमालय के अंदरूनी इलाकों में जाएं, हिमालय के और आंतरिक इलाकों में जाएं, एज यू मूव इंटीरियर पार्ट ऑफ द हिमालयस और द उत्तराखंड, द ग्रेजुअली द क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल is gradually decrease. So we must know that this fact. संपूर्ण उत्तराखंड में जो है अगर हम देखें तो संपूर्ण उत्तराखंड को 4 प्रकार के वर्षा प्रदेशों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकार के वर्षा प्रदेशों में, जिसकी व्याख्या मैंने अभी यहां पे दिखी दी है। सबसे पहले उत्तराखंड में अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, ये वाला। अब इस इलाके के अंदर कौन कौन से इलाके आ गए? आप यहां देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह क्षेत्र फैला हुआ है और यहां पे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होती है। और 60 सेंटीमीटर से औसत वर्षा जो प्राप्त होती है इसके अंतर्गत हमारा उत्तरकाशी का गंगोत्री यमुनोत्री का क्षेत्र, चमोली का माणा और नीति का क्षेत्र, पिथौरागढ़ का हमारा दारमा घाटी, चौदान घाटी, ब्यास घाटी तथा इसके अतिरिक्त चमोली से लगा हुआ जोहार घाटी का क्षेत्र है। तो जोहार घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी इसमें आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री का क्षेत्र है, नीति माणा का क्षेत्र है, जोहार ब्यास चौदान घाटी का क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पहली चीज, इस क्षेत्र के अंदर एक विशेषता यह है कि जो इसका जो एक पिथौरागढ़ जिला जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यानी कि सारी वर्षा जो है हिमालय के दक्षिणी ढालों में आती है और उत्तरी ढालों पर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। इसलिए जो है जोहार घाटी, ब्यास घाटी और दारमा घाटी में अल्प वृष्टि का पैटर्न दिखाई हमको दे रहा है 60 सेंटीमीटर से कम। उसके बाद जो दूसरी हमारी जो वर्षा पेटी है, यह भी पश्चिम से पूर्व की तरफ निरंतर फैली हुई है और 2 छोटे छोटे पॉकेट हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये 2 पॉकेट हमारे जो है गंगा नदी तंत्र के आसपास के हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो इलाका वो आ गया है वो उत्तरकाशी का इलाका, पौड़ी का इलाका, न्यू टिहरी का इलाका, टिहरी का इलाका, पौड़ी का इलाका, देवप्रयाग का इलाका, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ शहर इसके अंतर्गत आ गए हैं ये सारे इलाके। ठीक है,
तो यहां पे कितनी वर्षा प्राप्त होती है? औसत वार्षिक वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। AAR का मतलब, यहां पे मैंने जो AAR का शब्द का यूज किया है, AR माना होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो ये दूसरा इलाका है, आप देख रहे हैं, आप इसको मैप को याद रख लें। तीसरा जो इलाका है हमारे उत्तराखंड में वृष्टि के आधार पर, वो है अधिक वर्षा वाला इलाका, जो है पहला 60, फिर दूसरा है मध्य वर्षा वाला इलाका, और जो तीसरा इलाका है जो हमारा, वो है अधिक वर्षा वाला इलाका, जहां पे 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए, ये जो इलाका है हिमालय के दक्षिणी ढालों को इंगित करता है, यानी कि जब मानसून आगे बढ़ रहा होता है उत्तर भारत के मैदान से, तो सबसे पहले वो इन्हीं हिमालय की इन्हीं ढालों से टकराता है, और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है या फिर लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल है, लघु हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल है। यहां पे औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। ठीक है, क्लियर है? अभी तक क्लियर हो रहा होगा। और इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? इसके अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र हैं, आप देख ही रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ गया, ठीक है, हमारे लैंसीडॉन का क्षेत्र इसमें आ जाता है, और अन्य क्षेत्र इसके अंदर हमारे आते चले जाते हैं, जैसे लोहाघाट का क्षेत्र है, चंपावत जिले में लोहाघाट का क्षेत्र है, तो ये सब क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहां पे 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें कुछ जो इलाका है, हम यहां पे दक्षिणी ढालों में देख भी रहे हैं, कोटद्वार का क्षेत्र भी इसी के अंदर आ गया है, जहां पे 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि मानसून सबसे पहले यही हिट करता है, और दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है उत्तरी ढालों के मुकाबले, हिमालय के। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां पे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, वो है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तराखंड का कौन सा है? जहां पे 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहां पे 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त होती है इस इलाके में, जो इलाका आप सघन रूप से यहां पे देख रहे हैं। अब ये कौन सा इलाका है भाई? इसके अंतर्गत हमारा मसूरी, देहरादून और नरेंद्र नगर का इलाका आ गया। मसूरी, देहरादून और नरेंद्र नगर का इलाका, और कुछ ऋषिकेश का क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल है। और यहां पे कुमाऊं मंडल में, यहां पे नैनीताल और लोहाघाट का जो एक्सेस बनता है, वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां पे यदि हम देखें तो नैनीताल में तो लगभग वार्षिक वर्षा 270 सेंटीमीटर तक बताई जाती है, और कई लिटरेचर में इसको 220 सेंटीमीटर भी बताया गया है। जबकि अगर हम देखें तो नरेंद्र नगर में जो वर्षा है, वो आप देख रहे हैं 222 सेंटीमीटर के आसपास दर्ज की जाती है, और लगभग 210 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हमें देहरादून में दर्ज की जाती है। तो देहरादून, नैनीताल, नरेंद्र नगर उत्तराखंड के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब नरेंद्र नगर में भैया सबसे अधिक वर्षा क्यों हो रही है? अब देखिए, यहां पे जहां पे नरेंद्र नगर है, वो गंगा की घाटी के ठीक पीछे है, तो यहां पे एक गैप क्रिएट होता है शिवालिक पर्वतों में। यह गैप बनाया गया है गंगा नदी द्वारा, अपनी घाटी के चौड़ीकरण के द्वारा। इसी गैप में से, इसी पास में से ही बस निकल के, हमारी जो ट्रैवल रूट्स हैं, वो निकल के ऋषिकेश में प्रवेश होते हैं, और अब कमोबेश बादल भी इसी इलाके में प्रवेश होते हैं गंगा की घाटी में, और सबसे पहले वो नरेंद्र नगर से टकराते हैं। तो इसलिए नरेंद्र नगर सबसे अधिक वर्षा वालों क्षेत्रों में से एक बना रहता है उत्तराखंड में, और नैनीताल, यहाँ पे लगभग समान रूप से बरसात हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसको 270 की जगह यहाँ पे हम 220 भी कर सकते हैं इसको, वैसे कहीं लिखित में 270 भी लिखा हुआ है। तो ये 4 प्रदेश हैं हमारे उत्तराखंड में: अल्प वृष्टि वाला क्षेत्र, मध्य वृष्टि वाला क्षेत्र, अधिक वृष्टि वाला क्षेत्र और अत्यधिक वृष्टि वाला क्षेत्र। आप समझ में आ गए होंगे। और जो तीसरा तरीका है उत्तराखंड में वर्षा के वितरण को समझने का, वो है स्थान के अनुसार वर्षा के वितरण को समझना, कि किस किस स्थानों में वर्षा कैसे होती है। और आपको बहुत सारे स्थानों के बारे में बता चुका हूं। स्थान के अनुसार अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि आपको उत्तराखंड के दक्षिणी ढालों में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय के दक्षिणी ढालों में काफी सारे नगर आते हैं, और उत्तरी ढालों में थोड़ा कम नगर आते हैं। तो हिमालय के जो दक्षिणी ढाल है,
वहां पे प्राय अधिक वर्षा देखी जाती है, जैसे आप देख भी रहे हो इस नीली पट्टी के रूप में। और इस नीली पट्टी में भी जो सघन इलाके जो हैं वो आपको देहरादून मसूरी एक्सेस दिखाई दे रहा है, नरेंद्र नगर एक्सेस, और ये वाला जो एक्सेस है आपका नैनीताल और लोहाघाट एक्सेस है। आपको कुछ कम वर्षा वाला इलाका इस वाले इलाके में दिखाई दे रहा है हरिद्वार में, ये है आपका गुरुकुल नरसाना और आपका गुरुकुल नरसाना का जो हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र है वाला क्षेत्र है। इसके अंदर आपका अन्य क्षेत्र भी है जैसे मंगलोर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखी जाती है, मतलब यहां पे और इधर नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में इस प्रकार की वर्षा पैटर्न हमको देखने को मिलता है। जबकि भगवानपुर और रुड़की वाला जो क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है, 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा देखी जाती है। अब यहां पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, अब इस टेबल को समझना जरूरी है। ये टेबल जो है हमें समझाती है कि उत्तराखंड के जो बाह्य इलाके हैं, हिमालय के जो बाह्य इलाके हैं, यानी कि हिमालय के दक्षिणी ढाल, ये क्या है दक्षिणी ढाल, दक्षिणी ढाल, और ये है हिमालय के उत्तरी ढाल। तो हिमालय के दक्षिणी ढाल जो है, जो वहां पे मानसून सबसे पहले आके टकराता है, और ये जो इलाका है ये है विंडवर्ड साइड इलाका। और आपको पता है कि विंडवर्ड साइड में वृष्टि क्षेत्र में और वृष्टि छाया क्षेत्र में क्या अंतर होता है। वृष्टि क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे हवा आके टकराती है, पर्वतों का फ्रंट वाला हिस्सा होता है, तो यहां पे सारी वर्षा टकराती है और यहीं पे सारी ओरोग्राफिक रेन वर्षा यहां इन्हीं इलाकों में हो जाती है। तो जो जो हमारे शहर हिमालय के दक्षिणी ढालों में बसे हुए हैं वहां पे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और जो क्षेत्र जो इलाके जो कस्बे हमारे हिमालय के दक्षिणी ढालों में है वहां पर वर्षा कम प्राप्त होती है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, जो देहरादून है, देहरादून हिमालय के इस तरफ है तो उसके विपरीत तरफ थत्यूर है। तो देखिए देहरादून की जो हाइट यहां पे एक एक खाने में आपको ऊंचाई दिखाई गई है, ऊंचाई वाले कॉलम को अभी आप छोड़ दीजिए, बस आप वर्षा वाले कॉलम के ऊपर ध्यान दीजिए, दोनों वाले। देहरादून में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है 210 सेंटीमीटर, और ठीक उसके पीछे जो वृष्टि छाया क्षेत्र है थत्यूर, यहां पे 90 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यह देहरादून है और ये थत्यूर की लोकेशन है बिल्कुल इसके पीछे। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है पर्वतों के फ्रंट वाले हिस्से का, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिए नरेंद्र नगर में 222 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, और जबकि जो पुराना टेरी है जो अब जलमग्न हो चुका है वहां पे केवल 90 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है औसत वार्षिक वर्षा। इसी प्रकार से लैंसीडोन में देखिए 180 सेंटीमीटर वर्षा, ये लैंसीडोन है, ये नरेंद्र नगर है, ये ओल्ड टिहरी है, ये हमारा लैंसीडोन है, ये हमारा देवप्रयाग है। लैंसीडोन में 180 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, और ठीक उसके पीछे देवप्रयाग में 102 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। नैनीताल में 220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि अल्मोड़ा में 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। अंतर क्या है, पहाड़ के इस तरफ और पहाड़ के उस तरफ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, पवक विमुख ढाल और पवक विमुख ढाल, पवन मुख ढाल और पवन विमुख ढाल। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब समझ रहे होंगे आप कि उस तरफ वर्षा कम हो रही है। नैनीताल के बाद टनकपुर देखिए, टनकपुर में 195 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो रही है, जबकि पिथौरागढ़ में 124 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। पिथौरागढ़ यहां पे हमारा इस इलाके में। मुक्तेश्वर नैनीताल में 136 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, जो कि नैनीताल के दूसरी तरफ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिमालय के दक्षिणी ढालों में अधिक वर्षा प्राप्त होती है तो उत्तरी ढालों में कम वर्षा प्राप्त होती है। और जो हमारा गंगोत्री यमुनोत्री धाम वाला इलाका है यहां पे तो वैसे भी 60 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। जोशीमठ के जो ऊपर वाला इलाका है यहां पे भी 70 से 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त नहीं होती है। अब आप उत्तराखंड के पूरे प्रादेशिक वितरण को समझ चुके हैं, और ये जो प्रादेशिक वितरण है वर्षा का जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये जो पैटर्न है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पे भी अधिक वर्षा देखने को मिल रही है,
क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिकों के अनुसार यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उसके आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति 7% बढ़ जाती है। तो इसीलिए उत्तराखंड के पेरी ग्लेशियर रीजन जो है, पेरी ग्लेशियर रीजन जो आंशिक रूप से बर्फ से ढके रहते थे वर्ष भर, अब वहां पे भी वर्षा होना प्रारंभ हो गया है, या वर्षा सामान्य से अधिक हो रही है। अब जब वर्षा सामान्य से अधिक होगी तो लैंडस्लाइडिंग और जो मोरेन है, जो हिमानी का जो मलबा है, ग्लेशियर सेडिमेंट जिसको हम बोलते हैं मोरेन, उसके पिघल के नीचे आने की संभावना बनती जा रही है। और 12 लाख टूरिस्ट इस साल केदारनाथ पहुंचे हैं और केवल केदारनाथ ही क्यों, अन्य धामों पर भी टूरिस्ट उत्तराखंड में आते रहे। इस कारण पर्यावरण को बहुत तेजी से क्षति पहुंच रही है उत्तराखंड के। तो ये जो उत्तराखंड में जो वर्षा का पैटर्न है, इसको समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं, आप इससे संबंधित दूसरा वीडियो जरूर देखना, उसमें हम बात करेंगे 2025 में उत्तराखंड का वर्षा प्रतिरूप किस प्रकार का रहा और जिलावार समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज समझेंगे किस किस जिले में किस प्रकार की वर्षा हुई और क्या क्या डैमेज हुए, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों की जान गई, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ। और उसके बाद अन्य क्लासों में हम हिमाचल का वर्षा प्रतिरूप समझेंगे, हिमालय में टोटल हिमालय वर्षा प्रतिरूप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कृपया इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो उत्तराखंड पीसीएस लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग और आशीर्वाद से ही हम निरंतर प्रयास करते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए नमस्कार।